हेलो एवरीवन। आज हम प्रायोरिटी चैप्टर के लेक्चर 6 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर 6 में एक्सरसाइज 13.2 को लेकर कुछ थ्योरीज जो कल की क्लास में नहीं हुआ था उसको हम करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके साथ साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपको अगर जो है पता है कार्ड्स के बारे में तो आप कार्ड्स तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे जस्ट पीछे वाले जो लेक्चर है लेक्चर 5 में जो है हम कार्ड्स वाले जो प्रॉब्लम है उसको हम कराए हैं और कार्ड्स को बताए हैं, ठीक है ना, कि कितने प्रकार के कार्ड्स होते हैं, कितना कलर का होता है, ठीक है, कितने डिज़ाइन का कार्ड्स होता है, कौन कौन सा कार्ड होता है, ठीक है। कार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल लेक्चर 5 में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं, ठीक है, कार्ड्स के बारे में। बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक बात जो कि शुरू से ही आपको बताते आए हैं कि क्योंकि ये लेक्चर जो है प्रायोरिटी का जो सीरीज़ है ये थ्योरी बेस्ड सीरीज़ है और इसमें आपको शुरू से अच्छे से जो है ना हर एक वीडियोस को जो है अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच से आपको देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। कोई सा एग्ज़ाम्पल या कोई भी ऐसा थ्योरी जो हम बता रहे हों बोर्ड पे तो वो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि छूट जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, इसीलिए आपको जो है समझ में तभी आ सकता है जब आप शुरू से देख रहे हों और उसको जो है ना आप मेंटेन कर रहे हो अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरा का इक्का होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए लेट हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 पत्ता निकाला गया है, ठीक है। 52 पत्तों की गड्डी है, उसको फेंट लिए अच्छे से और उसमें से एक के बाद एक 3 पत्ता निकाले, ठीक है। एक के बाद एक 3 पत्ता निकाले, 52 पत्तों में से 3 पत्ता निकाले, एक के बाद एक निकाले और बिना प्रतिस्थापित मतलब एक पत्ता हम निकाले तो उसको फिर से वापस उस गड्डी में नहीं मिलाए, ठीक है। बिना प्रतिस्थापित मतलब फिर से उसी स्थान पर रख देना जहाँ से निकाले हैं, ठीक है। और बिना प्रतिस्थापित मतलब हम उसे जो है प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पत्ता तो निकाल रहा है, एक निकाला फिर उसको रख दिया कहीं और, सबके साथ नहीं मिलाया और दूसरा फिर जो है ना एक पत्ता निकाला और फिर से कहीं और रख दिया, गड्डी के साथ नहीं मिलाया, फिर तीसरा पत्ता निकाला तो और फिर उसकी जो है ना इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है जिसमें एक के बाद एक 3 पत्ता निकाला जाता है और उसको फिर से वापस नहीं रखा जाता है बिना प्रतिस्थापित किए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले 2 पत्ता जो शुरुआत में जो 2 पत्ता निकाला था, पहला निकाला था और फिर उसको रख दिया कहीं और फिर दूसरा निकाला उसको भी कहीं और रख दिया। तो शुरुआत का जो 2 पत्ता है उसमें बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है, शुरुआत के 2 पत्ता का बादशाह होने का प्रायिकता पूछ रहा है और तीसरा जो पत्ता है वो इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। शुरुआत का 2 बादशाह और तीसरा इक्का, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन ये तुम्हारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला बादशाह हो, मतलब शुरुआती दो बादशाह हो, मतलब पहला बादशाह हो और दूसरा बादशाह और तीसरा इक्का हो। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, और वाला सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि और का जो सिचुएशन है, मतलब हम मान लेते हैं कि ए जो है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो डाटा दिया उसके हिसाब से पहले ए बी सी मान लेते हैं। ए क्या है कि पहली निकाली गई, पहला निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता जो है बादशाह है, माना कि पहला निकाला गया पत्ता बादशाह है। ठीक है, पहला निकाला गया पत्ता बादशाह है। बी जो है दूसरा निकाला गया पत्ता जो है ये भी बादशाह है, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, सी मान लेते हैं, तीसरा जो है, तीसरा निकाला गया पत्ता जो है वो इक्का है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इस प्रकार का दो चीज हम आपको समझाएंगे, इसको समझाते हुए यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं आएंगे। ठीक है, इसको ये अच्छे से समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है और फिर इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, दोनों को ही समझना है। चलिए देखिए, तो पहली निकाली गई जो शुरुआती दो है, उन शुरुआती दो जो पहला और दूसरा शुरुआती दोनों में बादशाह और तीसरा में इक्का हो। ठीक है, तो हम जो तीन कार्ड्स निकाले, पहला कार्ड निकाले और दूसरा कार्ड निकाले और तीसरा कार्ड निकाले, इसी की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमको कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पहला प्रायिकता पूछ रहा है पहला का, और हम बताए थे कि और के जगह में इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और पहला और दूसरा और तीसरा। तो ये सब जहाँ पे और है वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहला और दूसरा और तीसरा इज इक्वल्स टू, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, कल के क्लास में हम बताए हैं कि तीन इवेंट मेरे पास है, ई एफ और जी। ध्यान से सुनिएगा, तीन इवेंट के बारे में बताए थे कि तीन इवेंट का गुणन नियम क्या है। तो तीन इवेंट, दो इवेंट का भी गुणन नियम देखे थे और तीन इवेंट का भी गुणन नियम देखे थे। तो तीन इवेंट का गुणन नियम क्या है, तो तीन इवेंट का गुणन नियम पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ई और एफ और जी, इन तीनों का गुणन नियम, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है और जहाँ इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब वो और की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, गुना का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें बताए थे गुणन नियम में कि पहले लिखेंगे पीई, पहले हम लोग लिखेंगे पीई, और तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, और अब गुना का चिन्ह या बिंदा भी दे के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीई हो गया, और दूसरा क्या, और फिर लिखना है जैसे पीई का प्रायोरिटी लिख लिए, अब एफ की प्रायोरिटी लिखना, एफ की। अच्छा, एफ की जब प्रायोरिटी लिखेंगे तो उससे पहले हमें ई की सूचना मिल गया ना, कि ई की घटित होना, ये सूचना मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
एफ की प्रायोरिटी, तो उससे पहले ई की सूचना मिल गया। कंडीशनल प्रायोरिटी में यही है ना, एक की सूचना दिए रहने पर दूसरा की प्रायोरिटी। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा है पी। अब अगला क्या, जी का निकालेंगे, जी का अच्छा, जी का जब हम निकालेंगे प्रायोरिटी तो उस समय हमें किसका सूचना मिल गया, ई और एफ का पता चल गया कि ई और एफ जो है वो घटित हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे ई और एफ। देखिए ई, ये भी बताए थे कि ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग डायरेक्ट ई एफ भी लिख सकते हैं, ई और एफ को ई एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई और एफ की सूचना मिल गया तो ई एफ लिख लिए। क्लियर है, ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं या ई एफ भी लिख सकते हैं। क्लियर, पहले ई का लिखें, जब ई का सूचना मिल गया तो एफ का लिखें, और जब दोनों का सूचना मिल गया तो जी का लिखे। तो दोनों का जो सूचना मिला उसको नीचे में लिख लिए। क्लियर, अब देखो यहाँ पे, तो उसी प्रकार से ए बी सी ये तीनों हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि पहले लिखेंगे पी ए, दूसरा जब पी बी का लिखेंगे तो उस समय ए का सूचना मिल गया है। ठीक है, तीसरा हम लोग लिखेंगे पी सी, तीसरा का लिखेंगे तो हमें उससे पहले क्या सूचना हमें मिल गया, ए बी का सूचना मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, सी का निकाले तो ए और बी, सी का जब निकाल रहे थे ए और बी घटित हो चुका है, इसका सूचना मिल गया, इसीलिए लिखे सी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूला के तहत जो हम लोग कल गुणन नियम पढ़े। क्लियर है, चलिए देखिए हम अब यहाँ पे देखें, इसमें क्या कह रहा है कि शुरू में पहले जो हम निकाले थे जो पत्ता वो बादशाह था। ठीक है, पहला निकाला गया पत्ता क्या, बादशाह है। तो बादशाह होने की प्रायोरिटी क्या है, तो पता होगा कि कार्ड्स के अंदर टोटल 4 डिज़ाइन के पत्ते होते हैं, पान, ईंट, पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम। पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम 4 डिज़ाइन के पत्ते होते हैं और हर पत्ते में एक एक बादशाह होता है। ठीक है, तो टोटल बादशाह कितना हो गया, 4 बादशाह हो गया। ठीक है, 4 बादशाह होता है तो 4 हम लोग लिख लिए, और टोटल पत्ता कितना होता है तो 52। प्रायोरिटी का तो यही सूत्र है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बादशाह पूछ रहा है तो बादशाह उसकी संख्या कितना है तो 4 और टोटल है 52। क्लियर, अब हमें सूचना, अगला राउंड में हमें सूचना मिल गया कि पहला जो है वो बादशाह है, इसकी प्रायोरिटी लिख लिए, तो बादशाह होने का जो है सूचना निकल गया कि एक पत्ता जो निकला था वो बादशाह था, ये सूचना दे दिया। ठीक है, अच्छा टोटल 4 बादशाह था, एक पत्ता निकल गया। ठीक है, अब उसको बिना प्रतिस्थापित यहाँ पे कह रहा है, बिना प्रतिस्थापित, इसको फिर से हम रख नहीं रहे। ठीक है, उसको उठा के कहीं और रख ले रहे हैं। ठीक है, गड्डी में फिर से नहीं मिला रहे, 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें फिर से नहीं मिला रहे। तो अब क्या होगा कि बादशाह एक घट जाएगा आपका। क्लियर, क्योंकि बादशाह तो निकाल दिए, बादशाह निकलने की सूचना मिल गया है ना, बादशाह एक घट जाएगा। अब बादशाह कितना बचेगा, 3 बादशाह बचेगा। और टोटल कार्ड्स कितना होगा, क्योंकि निकाल के तो उधर रख दिए, तो टोटल कार्ड्स क्या हो जाएगा 51। ठीक है, टोटल कार्ड्स, अब बादशाह जो है निकल गया, इसकी सूचना मिल गया तो बादशाह निकल गया। अब क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी जो दूसरा निकाला गया भी बादशाह हो, फिर निकाला गया बादशाह ही हो, तो बादशाह वाला ठुका निकालेंगे तो बादशाह तो अब 3 बचा। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितना बचा 51, ये लिख लिए। अगला थर्ड राउंड में कह रहा है कि तीसरा जो पत्ता होगा वो इक्का होगा। तीसरा पत्ता इक्का होगा तो क्या होगा, तो हम देखें कि बादशाह यहाँ 2 निकल चुका है, सूचना हमें दे दिया ये लोग
ये लोग पहले ही सूचना दे दी कि 2 बादशाह निकल गया, पहला राउंड में 1 बादशाह निकला, दूसरा राउंड में भी 1 बादशाह निकला, फिर से इसको उठा के रखे नहीं। बादशाह तो हमारे पास 2 घट चुका है, तो इस बार तो बादशाह हम लोग नहीं निकाल रहे, हम लोग क्या किसकी प्रायोरिटी पूछ रहे, इक्का की प्रायोरिटी पूछ रहे हैं। और हम कल के क्लास में बताए हैं कि हमारे पास 4 डिजाइन के पत्ते हैं। सबसे पहले टोटल 52 पत्तों में से 2 कलर का पत्ता है जिसमें 26 करके बांटे, लाल 26, लाल कलर का 26 और काले कलर का 26। और उन सब में लाल में भी 2 डिजाइन का पत्ता है और काला में भी 2 डिजाइन का पत्ता है। टोटल 4 डिजाइन के पत्ते हमारे पास, जिसमें बताया आपको रेड में जो है दो प्रकार के पत्ते, 2 डिजाइन के पत्ते, उसमें से एक है आपका पान और दूसरा ईंट, और जो ब्लैक कलर के है उसमें चीड़ी और एक हुकुम। ठीक है, तो टोटल 4 डिजाइन के पत्ते हैं और चारों प्रत्येक डिजाइन में एक इक्का है हमारे पास, तो टोटल 4 इक्का होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 इक्का है। हम क्या तो यहाँ पे शुरुआती 2 जो घटनाएं घटित हुई उनमें से 2 बादशाह निकल चुका है। बादशाह निकलने के बाद अब टोटल जो पत्तों की संख्या बचा है वो क्या है, 50 पत्ता बचा। टोटल 52 पत्ता था, 2 बादशाह पहले निकल चुका है, टोटल 50 पत्ता बचा, टोटल 50 पत्ता बचा और उसमें इक्का निकाल रहा है। तो इक्का अभी भी 4 ठो है क्योंकि बादशाह 2 को निकला है। ठीक है, इक्का नहीं निकला है, तो हम क्या लिखेंगे कि बादशाह इक्का तो 4 है, अब बाकी पत्ता 2 निकला है, बादशाह का निकला है, लेकिन टोटल में तो वो घटाएगा ना, तो टोटल में घटा के ये 50 कर देगा, 4/50। ठीक है, देखिए ये जो बिना प्रतिस्थापित किए जो कह रहा है, ये आपका क्या कर देता है, बिना प्रतिस्थापित वाले केस में। ठीक है, बिना प्रतिस्थापित वाले केस में आपका स्वतंत्र जो घटनाएं हैं वो घटित नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो वो स्वतंत्र घटना बिना प्रतिस्थापित वाले केस में स्वतंत्र घटना जो है घटनाएं नहीं घट सकती। स्वतंत्र घटना घटने के लिए प्रतिस्थापित होने का जो है ना यहाँ पे जरूरी है प्रतिस्थापित होना। अगर प्रतिस्थापित नहीं होगा तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, चलिए हम लोग स्वतंत्र घटनाएं को देखेंगे। घटनाएं क्या होती, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ई तथा एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, ई और एफ 2 घटना है, इस प्रकार की घटना है कि किसी एक घटना की घटित होने की सूचना पर दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को इस प्रकार की घटनाओं को स्वतंत्र घटना कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 घटना ऐसे हो कि एक की 2 घटनाएं इस प्रकार है कि किसी घटना के घटित होने की सूचना पर, किसी घटना की घटित होने की सूचना पर दूसरी की प्रायोरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पीछे वाला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो अभी जस्ट बनाए, इसमें हम आपको क्या बताए कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4/52 है। जब ये घटित हुआ तो इसकी सूचना हमें मिला, इसकी सूचना मिला कि एक घटित हो चुका है, बादशाह एक निकल चुका है। अब जो है बादशाह 3 ही बचा है। अब हमारे पास जो है प्रायोरिटी में अब यहाँ पे चेंजेस आएगा। ठीक है, तो सूचना किसी दूसरे की सूचना, एक घटना की घटित होने की सूचना जब इसका मिला तो उस समय प्रायोरिटी चेंज हो गया। तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र घटना तब होता जब इसका सूचना मिले, ये उसके बाद भी इसकी प्रायोरिटी में कोई प्रकार का जो है चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर उसका सूचना मिले या नहीं मिले तो भी इसकी प्रायोरिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए था।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंजेस आ गया है। देखिए अब फिर अगला राउंड में फिर इन दोनों का सूचना मिला तो फिर इतना चेंजेस आया है ना। देखिए 52 टोटल कार्ड्स होना चाहिए यहाँ, चाहे इसका रियल अगर सी का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो 4/52 होना चाहिए, ठीक है ना। इक्का होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो 4/52 होनी चाहिए, क्योंकि इक्का 4 है, टोटल 52 होता है। लेकिन हम 4/50 क्यों लिखे, हम इसलिए लिखे क्योंकि हमें सूचना ये दोनों दे दिया हमें कि शुरुआत में बाबू एक आपका बादशाह निकला और फिर एक पर जो है ना फिर से एक बादशाह निकला। अगर बादशाह को उठा के फिर कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स को उठा के अगर मिला देते हैं, दोनों ही कार्ड्स को अगर फिर से मिला देते टोटल हमारा 52 हो जाता। तो ऐसे केस में हम 4/52 लिख लेते, ठीक है ना। तो कार्ड्स को हम लोग मिला ही नहीं, बिना प्रतिस्थापित किए कार्ड्स को हम मिला ही नहीं। अगर मिलाते तो अभी यहाँ पे भी हम लोग 4/52 लिख सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें स्वतंत्र घटना वाला केस अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। निकाले फिर रख दो, अगला का सूचना मिल एक ठो के सूचना पर दूसरा पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी एक बादशाह शुरुआत में एक बादशाह निकलता और फिर उसको वापस से रख देते तो फिर से 4 बादशाह हो जाता और फिर हम लोग 4/52 लिख लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वतंत्र घटना वाले केस में जो है प्रतिस्थापित जो है हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी जो है घटना जो है कोई भी दो घटना की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि एक के घटित होने की सूचना पर दूसरा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, या जिसमें प्रतिस्थापन वाला केस हो। प्रतिस्थापन वाला मतलब निकाल रहे फिर वापस रख दे रहे, ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन। जैसे 2 काली गेंद एक के बाद एक प्रतिस्थापित सहित निकालते, प्रतिस्थापित सहित मतलब निकालते और रख देते, प्रतिस्थापित सहित, प्रतिस्थापित बिना नहीं बोल, प्रतिस्थापित सहित बोल रहा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारा किससे सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा स्वतंत्र घटना का जो थ्योरी है उससे सॉल्व होगा। क्लियर। चलिए हम लोग अच्छा अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ई और एफ तो एक के घटित होने की सूचना पर मान लेते हैं कि हमें सूचना मिल गया कि एफ घटित हो गया, तो उस समय ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो एफ की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीई लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ई एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो ई का जो प्रोबेबिलिटी होता वही पीई बाय एफ का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। जो ई की प्रोबेबिलिटी होगा वही पीई बाय एफ का प्रोबेबिलिटी होगा। क्लियर। मतलब एफ की सूचना दिए रहने पर ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग पी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें ई की सूचना मिल जाए और एफ की प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या होगा, ई की सूचना पर एफ की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है। मतलब इसके ये जो एफ की प्रोबेबिलिटी अभी एफ की प्रोबेबिलिटी जो है डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं एफ की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगा, दोनों बराबर होगा, है ना। क्योंकि ई की सूचना मिलने पर भी एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा जो एफ की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई इसकी सूचना मिल गया तो क्या लिखेंगे, ई की सूचना मिलने पर एफ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी ई लिख लिए, ये पी ई लिख लिए, और पी एफ बाई ई के बदले क्या लिख सकते हैं, पी एफ बाई ई के बदले पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा केस और क्या हो सकता है, पी एफ घटित होने की सूचना दिया हो और इसके घटित होने की सूचना पर, एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी,
एफ के घटित होने की सूचना पर ए की पार्टी को क्या लिख सकते हैं, पीएफ इंटू एफ की सूचना पर ई की पार्टी, यहाँ पे एफ की सूचना पर ई की पार्टी पी। ये हम लोग किस में कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं स्वतंत्र घटनाएं जहां पे एक के घटित होने की सूचना पर दूसरे, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि पीई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग लिख सकते हैं पीई इंटू पी एफ, ठीक है, या पी एफ ये करके देते हैं, पहले पीई और फिर ई की सूचना पर एफ की प्रायोरिटी, और पी एफ और एफ की सूचना पर ई की प्रायोरिटी। दोनों ही केस में जो है सेम है, पीई इंटू पी एफ, इसमें भी पीई इंटू पी एफ है। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पीई इंटू पी एफ, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा गुणन नियम का फॉर्मूला, वो तब जब ये स्वतंत्र घटना हो, जब ये स्वतंत्र घटना हो तब गुणन नियम का ये फॉर्मूला होगा। पहला निकला और दूसरा निकला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ा देखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 काली गेंद है, 10 ब्लैक बॉल है और 5 जो है वाइट बॉल है, ठीक है। दो इसमें से क्या कह रहा है कि 2 काली गेंद एक के बाद एक प्रतिस्थापित सहित, मतलब निकालते और फिर रख देते, और प्रतिस्थापित सहित वाला जो केस होता है वो स्वतंत्र घटना वाला केस होता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापित सहित निकालते और फिर रख देते, फिर निकालते फिर रख देते। ऐसे केस में हम पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो गुणन नियम का फॉर्मूला एक्चुअल में यही होता है, लेकिन गुणन नियम का फॉर्मूला एक्चुअल में यही होता है, लेकिन क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है, प्रतिस्थापित वाला केस है, स्वतंत्र घटना है, तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको लिखेंगे पी ई इंटू पी, मतलब ई की सूचना पर एफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट पी एफ लिखेंगे, तो पी इंटू पी एफ हो जाएगा। क्लियर। अब इसका जो है ना वैल्यू रखते हैं। ई मतलब यहाँ पे क्या है, 2 काली गेंद निकला, पहला वाला भी निकाला गया गेंद काली, अच्छा 2 काली गेंद एक के बाद एक प्रतिस्थापित सहित निकाला जाता है। पहली निकाली गई गेंद काली है और दूसरी निकाली गई गेंद ये भी काली है, ठीक। दूसरी निकाली गई गेंद काली है, दूसरी भी काली है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाले और फिर से रख दिए, ठीक है। तो क्या होगा, पहला केस में इसकी प्रायोरिटी क्या होगा कि यहाँ पे काला कितना है, टोटल काला 10 है, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो 15, तो 10/15, ठीक है। अब ई की सूचना पर, ई की घटित होने की सूचना पर एफ की प्रायोरिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एफ दूसरी निकाली गई जो गेंद क्या है वो भी काली है, तो निकाले गेंद को तो 9 हुआ, फिर से वापस रख दे, फिर से 10 हो गया, फिर से वो टोटल में 15 हो गया। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका एफ, मतलब दूसरा भी काली है तो काली तो 10 ही है, तो 10 अब बटे टोटल कितना 15, तो 10/15। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उतारे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ये थ्योरीज को। इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटना की चर्चा पहले कर चुके हैं कि वैसी 2 घटनाएं होती हैं जो आपस में जो है मेल नहीं खाती है, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। ऐसी 2 घटनाएं जिसका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, मतलब कोई भी अवयव जो है उसमें उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो वैसी घटनाएं
परस्पर अपवर्जी घटना ही कहते हैं, कहलाता है परस्पर अपवर्जी घटना। और स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना के बारे में अभी जस्ट पढ़े हम लोग। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल है, ठीक है, 10 ब्लैक और 5 वाइट, 2 गेंद एक के बाद एक प्रतिस्थापित सहित, प्रतिस्थापित सहित मतलब वो इंडिपेंडेंट वाला केस है, स्वतंत्र घटना वाला केस है। अच्छा, 2 गेंद प्रतिस्थापित सहित निकालते हैं। 2 गेंद हो सकता है कि दोनों, जो पहला वाला निकाले वो भी ब्लैक निकले और दूसरा वाला भी ब्लैक निकले। 2 गेंद निकाले, हो सकता है कि पहला वाला ब्लैक निकले दूसरा वाला वाइट निकले, या ये भी हो सकता है कि पहला वाला वाइट निकले दूसरा वाला ब्लैक निकले, या ये भी हो सकता है कि दोनों जो है आपका वाइट ही निकले। तो ए नंबर में हम लोग यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिए हुए कि ए जो है वो दोनों काली गेंद है। अच्छा, दोनों काली गेंद है तो ये होगा पहला भी और दूसरा भी, दोनों काली गेंद, दोनों काली गेंद है तो दोनों काली तो सिर्फ इसी में है, वो लिख लिए। दोनों सफ़ेद गेंद है तो दोनों सफ़ेद सिर्फ इसी में है, तो ये लिख लिए। अब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसी घटना ही अपवर्जी घटना कहलाती है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो 5 लिख लिए। तो जिसमें जो है ना कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोग पहली गेंद काली है, तो पहली गेंद काली है वो कह रहा है, तो पहली गेंद काली यहाँ पे भी है, पहली गेंद काली यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये दोनों उठा के लिख लिए। दूसरी गेंद सफ़ेद है, तो दूसरी गेंद सफ़ेद, दूसरा गेंद यहाँ पे है, पहला गेंद दूसरा है, दूसरा गेंद सफ़ेद यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा गेंद सफ़ेद यहाँ पे है, तो ये और ये लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जब निकालेंगे तो बी डब्ल्यू यहाँ पे, अब बी डब्ल्यू यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सी और डी का इंटरसेक्शन तो ये आ गया, तो सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो सी और डी का ये आया है ना, बी ब्लैक और फिर ये वाइट, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो ब्लैक का कितना होता है? 10 बटे, यहाँ पे ब्लैक 10 है टोटल, तो 10 बटे 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डब्लू क्या है? वाइट कितना है? 5, तो 5 बटे 15, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, निकाले और फिर रख दिया, तो ये इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अगर ए बी सी तीन, अगर यदि ए बी और सी तीनों स्वतंत्र घटना हो तो क्या होगा? ए बी सी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तीनों ही स्वतंत्र घटना है तो लिखेंगे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तीनों अगर स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक, उतार ले। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है कि एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया, ठीक है, यहाँ पे 2 पासे को 2 बार उछाला गया। मान लीजिए कि ए जो है वो घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्रकट प्राप्त होना, और बी जो है घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। ए है पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, और बी है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, ये दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि आपको दर्शाने के लिए कह रहा है, प्रूफ करना है कि ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटना है। देखिए, ए और बी दोनों ही स्वतंत्र घटना है, तो एक के घटित होने की सूचना पर यहाँ पे दूसरी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? एक की सूचित होने की घटना पर दूसरी की प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेम आएगा, है ना। सूचना पर एक की घटित होने की सूचना पर दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी।
ये प्रूफ करने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है, कि ये दोनों जो घटना है ए और बी, ये दोनों ही स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये दोनों स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटना मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो पी ए इंटू पी बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो पासे को 2 बार उछालने पर संभावित परिणामों की कुल संख्या जो है 36 होता पता है हमें। आपके लिए यहाँ पे 36 हम पहले से ही लिख लिए हैं। आप जो है इसको जो है यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर लिख लेते हैं तो ठीक है, वैसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना समय बर्बाद करेगा ये, तो इसको लिखना नहीं है। बाकी समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए आपको। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, ठीक है। पहली उछाल पर पासा को 2 बार उछाले हैं, तो जो शुरुआती उछाल है, देखिए यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये शुरू वाला, जो ये इन दोनों में ये शुरू वाला है, ये पहला उछाल वाला दिखा रहा है और ये दूसरा उछाल वाला दिखा रहा है। ये पहला उछाल है और ये दूसरा उछाल है। तो पहली उछाल पर विषम संख्या आना, तो ये पूरा लाइन में आप देखिए, तो पहली उछाल पर जो है सब में एक एक आया है, सब में विषम संख्या है। इस पूरे लाइन में देखोगे तो पहली उछाल पर सम संख्या आया है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे। तो पहली उछाल पर ये हो गया सब विषम संख्या, और पहली उछाल पर ये सब भी, ये पूरा लाइन है विषम संख्या, और पहली उछाल पर ये पूरा लाइन है विषम संख्या। तो पहली उछाल पर विषम संख्या क्या क्या हो गया, एक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसके अलावा 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसके अलावा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। अब द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना को कैसे लिख सकते हैं, 1 दूसरे उछाल पर जो है क्या प्राप्त होना, दूसरे उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, ठीक है। तो दूसरा उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, तो ये लाइन आप देखिए, इसमें 1 दूसरा उछाल, पहला उछाल दूसरा उछाल, दूसरा उछाल में 1 है, इसमें भी दूसरा उछाल पे 1, दूसरा उछाल पे 1, दूसरा उछाल पे 1, दूसरा उछाल पे 1, दूसरा उछाल पे 1। तो ये लाइन आ जाएगा आपका दूसरा उछाल पे विषम संख्या, दूसरा उछाल पे ये आ जाएगा ये लाइन, ठीक है। और फिर दूसरा उछाल पे ये लाइन है, ये तीनों ही यहाँ पे हो जाएगा दूसरा उछाल पे विषम संख्या। तो क्या क्या है, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इसके अलावा 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 4, उसके बाद क्या होगा 1 5 1 5 1 2 5 2 5 3 5, अच्छा यहाँ पे 1 3 2 3 3 3, उसके बाद 4 3 लिखना था हमें, 4 3
और 5 3 और 6 3, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 5 6। ठीक है, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। उससे पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? दोनों में कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में? जैसे 1 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक 1 1 हो जाएगा। इसके अलावा 1 2 इसमें जो है मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 2 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2 तो सम संख्या है। ठीक है, तो जो दोनों में ही विषम संख्या है वही सब मिलेगा ना। तो दोनों में विषम संख्या और किसमें किसमें है? ये 1 3 हो जाएगा। 1 3, देखिए ये 1 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 3 आपको मिल जाएगा। 1 3 ये, ठीक है, तो 1 3 हो गया। उसके बाद 1 4 नहीं मिलेगा, 1 5 हो जाएगा। 1 5, ठीक है, 1 5 यहाँ पे भी होगा, 1 5, ठीक है। 3 1 भी मिल जाएगा, क्योंकि ये भी पहला वाला भी जो है, पहला वाला भी जो है तुम्हारा विषम है और दूसरा वाला भी विषम है, तो ये भी मिल जाएगा। तो 3 1 दोनों में मिल जाएगा, 3 1 भी। अच्छा, 3 1 इसमें होगा ना, 3 1 है, ठीक है। उसके बाद 3 2 नहीं मिलेगा, 3 3 मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा। 3 4 नहीं मिलेगा, 3 5 मिलेगा, 3 5 मिलेगा। उसके बाद 5 1 मिल जाएगा। 5 1 दोनों में कॉमन पार्ट है। जैसे यहाँ 5 1 है तो इसमें भी 5 1 होगा कहीं पे, ये 5 1 है, ठीक है। 5 3 मिल जाएगा, 5 3 और क्या है, फिर 5 5 मिलेगा, 5 5 मिलेगा। इतना जो है मिल गया यहाँ पे, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग इस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी निकालेंगे, फिर ए की निकाल देंगे और बी का। चलो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पी ए की निकालते हैं पहले। ए में अवयवों की संख्या कितना, एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 12 और 6 18। तो अवयवों की संख्या 18 डिवाइडेड बाय 36, टोटल 36 है। पी बी निकालेंगे। बी में भी 6 12 6 18, 18/36 तथा सी निकालेंगे, तथा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इसमें क्या है, कितना है, ठीक है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 9/36, ठीक। LHS पार्ट अगर हम देखें तो पी ए इंटू बी है, पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का वैल्यू 18/36, अब पी बी का वैल्यू 18/36, ठीक है। 18 दूना 18 दूना तो 1/4, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 9 चौके 36, 1/4, ठीक है। तो लिख सकते हैं पी, इसीलिए लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, और पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अतः ए और बी स्वतंत्र
घटनाएं हैं, ये और भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, उतार ले। हमारे पास अब दो एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 और 14, और इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस 13 और 14 को समझने के लिए एक बात और भी आपको जानना ज़रूरी है कि किसी भी घटना का, पहले भी लिखा चुके हैं, अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे कि किसी भी घटना का घटित होना और उसी घटना का ना घटित होना का सम कितना होता है, वो 1 होता है। किसी भी घटना का घटित होना और ना होना, होना और ना होना की प्रोबेबिलिटी का सम, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की, उसी घटना की ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसी घटना की घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। दोनों प्रोबेबिलिटी का योग क्या होता है, 1 होता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना की घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, अगर हमें चाहिए P E डैश चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस E डैश चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, 1 माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसी में ये चाहिए होता, PE चाहिए होता है, तो क्या लिखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस PE डैश हो जाता, 1 माइनस PE डैश हो जाता। ठीक है, ये आप नोट में लिख लेंगे इसको। ठीक, तो इससे बना है ये फॉर्मूला और फिर ये इससे बना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F डैश भी स्वतंत्र घटना, अगर E F स्वतंत्र घटना है तो E और F डैश भी स्वतंत्र घटना है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि E और F जो है दो स्वतंत्र घटना। अगर देखिए, अगर दो स्वतंत्र E और F स्वतंत्र घटना है, अगर स्वतंत्र घटना है तो क्या हो जाएगा बाबू, E इंटरसेक्शन F जब हम निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे PE इंटू PF। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटना है तो यही लिखाएगा PE इंटू PF। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि P E और F डैश भी स्वतंत्र हो, मतलब E और के लिए इंटरसेक्शन F डैश ये भी स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र होगा तो क्या होना चाहिए, PE इंटू PF डैश, ये आना चाहिए। अगर PE इंटरसेक्शन F डैश निकालते तो वो भी PE इंटू PF डैश आना चाहिए। ठीक है, अगर स्वतंत्र घटना अगर प्रूफ करना है तो। ठीक है, ये आप उतार ले, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते इसे, यहाँ से ये मिटा दिए। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो P E इंटरसेक्शन F डैश। ठीक है, इस बात को हम लोग वेन डायग्राम 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये है, इसमें E और F को दिखाएंगे, ये है E और ये है F, E और ये है F। ठीक है, F डैश जो होता है वो F मतलब F हो गया, F डैश मतलब F को छोड़कर। ठीक है, E मतलब यहाँ पे जैसे एक सेट हम लोग लिखते हैं,
एक सेट है S और इसमें 1 2 3 है और F जो है इसमें है 2 है, ठीक है। तो हमें F डैश चाहिए, तो F डैश का मतलब क्या हुआ, F में तो 2 है तो F डैश में क्या होगा, F को छोड़ F का जो एलिमेंट है उसको छोड़कर, तो F के एलिमेंट को छोड़ के 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही F डैश मतलब F को छोड़कर। जैसे हम बात करें, ये है आपका E, ये है E और ये है F। E और F का जो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, दोनों में E और F में कॉमन पार्ट क्या है, यही पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। क्लियर? E और F में दोनों में यही पार्ट है कॉमन। ये तो चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि E और F डैश में क्या कॉमन है, E और F में तो कॉमन ये बता दिए, E और F डैश में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि F डैश क्या है। E तो जान रहे हैं कि ये पूरा जो गोला है, ये पूरा गोला E है। तो F डैश क्या है, तो F डैश जो है, F तो ये हो गया ये पूरा गोला, तो F डैश क्या होगा, इस पूरे गोला को छोड़कर, ये पूरा गोला को अगर आप छोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये गोला में नहीं घुसेगा, ये F वाला जो गोला, F डैश मतलब F को छोड़कर, तो इधर अंदर नहीं जाएगा, ये इतना जो एरिया है वो होगा F डैश, इतना एरिया क्या होगा, F डैश होगा। अब पूरा घेर देंगे तो E हो जाएगा। अच्छा, पूरा घेरने के बाद E और इतना हो रहा है F डैश, इतना ये जो पार्ट है ये है आपका F डैश, क्लियर। और ये पूरा हो रहा है E, क्लियर। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो यही पार्ट है। E और F डैश में जो कॉमन पार्ट है वो ये पार्ट है। तो E इंटरसेक्शन F डैश मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो यही पार्ट है, ये वाला सैडेड पार्ट। अब इस सैडेड पार्ट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये सैडेड पार्ट को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग PE लिखते हैं। PE मतलब ये पूरे के लिए बात हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना का ही बात करना है ना, तो PE लिखने के बाद पूरा का हो गया, सिर्फ हमें इतना का बात करना, तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को घटाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है आपका E इंटरसेक्शन F वाला पार्ट है, क्लियर ना। तो ये वाला, इस पूरे में से ये वाला पार्ट को घटाएंगे तो PE माइनस PE इंटरसेक्शन F, तो ये वाला पार्ट आपका वही है PE इंटरसेक्शन F। तो इस पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो ये बचेगा, तो इसके बदले PE इंटरसेक्शन F डैश के बदले लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो PE इंटरसेक्शन F डैश के बदले PE इंटरसेक्शन F डैश के बदले ये आ गया ये वाला पार्ट, और ये पार्ट है PE में से जो है ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, और यही इसको जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बदले लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं ये PE माइनस PE इंटरसेक्शन F डैश, तो ये हो जाएगा PE माइनस, अब देखिए PE इंटरसेक्शन F यहाँ पे है, इसके बदले ये लिख लेंगे PE इंटू PF। अब देखिए इन दोनों में PF कॉमन है, सॉरी PE कॉमन है, PE कॉमन निकाल लिए, क्या बचा, तो बचा 1 माइनस PE, 1 माइनस PE बचा, ठीक। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखा है एक फॉर्मूला आप लोग के पास, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वो फिर से कि किसी भी घटना का होना और ना होना, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है।
अगर आपको होना निकालना है, किसी होना निकालना है तो 1 माइनस ना होना को घटा दे, मतलब 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दे। अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकालना है, ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस होना की प्रोबेबिलिटी घटा हुआ है, 1 में घटा हुआ है होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग पहले पी लिख लेते हैं। अब 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ना होना लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी को पी ना होना लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पी ई पी एफ, सॉरी यहाँ से पी ई जब कॉमन लिए थे तो ये पी एफ बचा था, पी ई कॉमन निकाले थे 1 माइनस पी एफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एफ, तो 1 में एफ को 1 में एफ का होना घटाए हैं, होना का जब घटाते हैं तो ना होना निकलता है, तो 1 माइनस होना घटाएंगे तो ना होना निकलेगा, तो ना होना, तो ना किसका नहीं, एफ का होना यहाँ पे घटाया 1 में, तो उसी का ना होना निकलेगा, तो ना होना पी एफ डैश निकला। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए कह रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक, इसके अलावे यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर E और F स्वतंत्र घटना है तो E और F डैश भी स्वतंत्र घटना होगा, ये प्रूफ कर दिए। सेम उसी प्रकार से यदि E और F स्वतंत्र घटना है तो E डैश F भी स्वतंत्र घटना है, जिस तरह से इसको प्रूफ किया उस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो याद रख लेंगे आप अच्छे से। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना आ जाएगा कि ई और एफ स्वतंत्र घटना है, तो बताइए कि ई डैश और एफ डैश स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो वहाँ पे बता देना कि है। और ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटना हो जाएगा आपका, अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इधर तो पी ए यूनियन बी, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटना है, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश, ये आपका जो है लाना है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, या जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, तो पी ए यूनियन बी, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हमें लाना है। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला लिखा है, पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखिए ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो ये ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ये कैसे टूटेगा, पी ए इंटू पी बी में टूट जाएगा अगर स्वतंत्र घटना है तो। ठीक, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये और ये में पी ए कॉमन पार्ट है, तो पी ए कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, इसमें से 1 बचेगा और इसमें से बचेगा पी बी बचेगा। ठीक है, ये लिख लिया, इन दोनों का काम हो गया यहाँ तक, इसको बगल में लिख लेते हैं प्लस पी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पी ए लिख लिए, अब 1 माइनस होना दिया हुआ है, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, ना होना रहता तो डैश लगा हुआ रहता। ठीक है, 1 माइनस होना, तो 1 माइनस होना है तो ना होना लिखेंगे, 1 माइनस होना है तो ना होना की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो ना होना मतलब बी का होना है तो 1 में घटाएं तो बी का ना होना हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे हम पी बी की जगह में क्या हम लिख सकते हैं, पी बी मतलब होना, और अगर हमें होना निकालना है, होना के लिए 1 माइनस ना होना लिख सकते हैं। 1 माइनस ना होना मतलब पी बी डैश, ठीक है। तो ये लिख लिया हम। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यहाँ पे 1 है, इसको पहले लिख लिए, 1 को पहले लिख लिए, माइनस पी बी डैश लिख लिए, और फिर प्लस पी ए इंटू पी बी डैश लिखें, ठीक है। क्या लिखें, इस 1 को पहले लिख लिए, इसके अलावे माइनस पी बी डैश, 1 माइनस पी बी डैश, और ये इन दोनों को पहले लिख लिए, इसको इधर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस इन दोनों में से पी बी देख रहे हैं, यहाँ पे भी पी बी डैश, यहाँ पे भी पी बी डैश, तो माइनस पी बी डैश को कॉमन ले लेते हैं। माइनस पी बी डैश को कॉमन निकाल लिए, माइनस यहाँ पे पी बी डैश कॉमन निकला तो इससे 1, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन निकला तो यहाँ माइनस, अब पी बी डैश निकला तो बचा पी ए, पी बी डैश निकला तो बचा पी ए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बी डैश इंटू 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए मतलब 1 होना, डैश रहता तो ना होना, तो 1 माइनस होना को क्या लिख सकते हैं, पी ना होना के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही आ चुका है, ठीक है ना। आगे पीछे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले 1 माइनस पी ए डैश को लिख लें और फिर बी डैश को लिखें, ठीक। ये आपका प्रूफ हो गया, उतार लें।